अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, आज बात करेंगे अमेरिका बहादुर की और साथ में हमारे कभी सबसे प्यारे और सबसे करीबी दोस्त सऊदी अरब की। अमेरिका के बारे में बात कही जाती है कि अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जो कि सुपर पावर भी अपने आप को अभी तक कंसीडर करता है। कहते हैं कि अमेरिका के साथ दुश्मनी भी अच्छी नहीं और अमेरिका के साथ दोस्ती भी अच्छी नहीं। तो अमेरिका के इस वक्त इलेक्शन जारी है और नेक टू नेक मुकाबला है, लेकिन उसमें एक विनर के तौर पर अगर अभी की सिचुएशन को देखा जाए तो तकरीबन 264 इलेक्टोरल वोट जो है वो लेकर जो बाइडेन जो है वो हमें लीड में नजर आ रहे हैं और लगता यही है कि वो अपना प्रेसिडेंसी का जो तमगा है, प्रेसिडेंसी का जो ताज है अपने सर पर, वो रखने में कामयाब हो जाएंगे। तकरीबन 2 दिन से वहां पर 5 से 6 रियासतें हैं जहां पर अभी तक काउंटिंग जो है वो जारी है। तकरीबन ये फर्स्ट टाइम हुआ है अमेरिका की हिस्ट्री में कि तकरीबन 11 करोड़ के करीब लोगों ने बैलेट पेपर के थ्रू और मेल के थ्रू ये उन्होंने हक राय दही इस्तेमाल किया है। अब इसके ऊपर वही पुरानी जो हमारे मुमालिक में थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनमें बात की जाती है कि यहाँ पर जो भी मामलात होते हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है और कोई भी इंतखाबात हो, खासतौर पर पाकिस्तान की बात करें तो हमेशा इल्ज़ाम यही लगता है कि जीतने वाला कहता है कि सब कुछ साफ और शफाफ तरीके से हुआ, दूसरी जानिब जो हार जाता है वो कहता है कि हमारे साथ धांधली हुई और हमारे साथ हाथ कर दिया गया है। तो यही सिचुएशन तकरीबन अमेरिका में इस वक्त बनी हुई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन 214 इलेक्टोरल वोट लेकर दूसरे नंबर पर और पहले नंबर पर 264 वोटों के साथ जो बाइडेन मौजूद हैं। अब वहां का जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि अमेरिका में 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए होते हैं आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब वहां पर 2 सिस्टम है, एक तो वो है जिसको पॉपुलर वोट कहा जाता है, जिसके जरिए से पूरी दुनिया में जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन अमेरिका में थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पर पॉपुलर वोट तो होता है लेकिन उसके साथ साथ इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से वहां का एक सिस्टम है जिसके थ्रू जो प्रेसिडेंट है उसको चुना जाता है। अब अक्सर ऐसे होता है कि पॉपुलर वोट किसी और को मिलते हैं लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के वोट जिसके ज्यादा होते हैं वही प्रेसिडेंट बनता है। पिछले 20 साल की बात करें तो जॉर्ज बुश वो इस 20 सालों में एक वो सदर थे और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप, ये 2 सदूर थे जिनकी जानिब से चाहे इनके पॉपुलर वोट इनके कम थे लेकिन इलेक्टोरल वोट इनके ज्यादा थे, यही वजह है कि ये सदर बने। तो इस वक्त भी सूरत-ए-हाल तकरीबन उसी तरह की है कि इलेक्टोरल वोट जो हैं वो ज्यादा हैं और अभी तक के जो वोटिंग काउंट जो गैर हतमी गैर सरकारी जिनको हम कहते हैं उन नताइज के मुताबिक जो बाइडेन जो है दोनों चीजों में हमें आगे जाते नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि इससे सऊदी अरब को क्या मसला है। सऊदी अरब की जानिब से बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है और जिस एक सिचुएशन में इस वक्त सऊदी अरब है, इस सिचुएशन में अगर अमेरिका अपनी तमाम तर सपोर्ट जो है वो खींच लेता है, अपनी तमाम तर सपोर्ट जो है बंद कर लेता है या थोड़ा सा एंगल चेंज करता है तो सऊदी अरब को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले यह है कि सऊदी अरब का जो स्टांस है, सऊदी अरब इस वक्त कहां खड़ा है उसकी बात कर लेते हैं। सऊदी अरब की जानिब से इस वक्त अपने खित्ते में, अरब वर्ल्ड में अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। यही वजह है कि उनकी जानिब से अरब वर्ल्ड के, अरब गल्फ के जितने भी मुमालिक हैं उनको इकट्ठा करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और उसमें तमाम लोगों को एक पेज पर लाने के लिए कहा गया है कि हमें अपने खित्ते के जो मफादात हैं उनको मुकद्दम रखना चाहिए और हमें मिलकर चलना चाहिए। यही वजह है कि 2017 में जो कतर के साथ मामलात खराब हुए थे, जो बाइकआउट की जानिब चले गए थे ये तमाम तर मुमालिक, तो कतर के साथ भी बातचीत के जरिए मामलात को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अब इसमें यह है कि सऊदी अरब को खित्ते में खतरा है 2 मुमालिक से। एक तरफ तुर्की है जो कि तकरीबन 100 साल पाबंदियों के बाद वो तमाम तर वो इलाके, वो तमाम तर ग्लोरी जो है उसको दोबारा से रीगेन करने की कोशिश में है और खित्ते में डोमिनेंस के लिए वो भी जितना हो सकता है अपने इक़दाम कर रहा है और बराह रास्त मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करने के लिए वो चैलेंज कर रहा है। ओआईसी का लीडर है सऊदी अरब, लेकिन वहां पर
मलेशिया में समिट थी, उसमें एक मुसलमानों का अलायंस बनाने की कोशिश की गई जिसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया, लेकिन सऊदी अरब के प्रेशर की वजह से हम वहां पर नहीं जा सके। तो कुआलालंपुर जो समिट थी उसमें पाकिस्तान हिस्सा तो नहीं बन सका, लेकिन इससे एक इंटेंशन का पता लग गया कि सऊदी अरब को पीछे रखने के लिए या उनका जो एक लीडर का रोल है उसको खत्म करने के लिए तुर्की और दीगर ममालिक जो है, खासतौर पर ईरान, ये कोशिश कर रहे हैं। तो तुर्की से सऊदी अरब को काफी ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। दूसरी जानिब ईरान की बात करें तो ईरान सऊदी अरब के मामले में तुर्की से भी ज्यादा खतरनाक सामने होकर आ रहा है, क्योंकि ईरान जो है अपनी प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू बहुत हद तक अपनी डोमिनेंस जो है वो इस इलाके में कायम कर चुका है। ईरान के साथ इराक लगता है, इराक का तकरीबन ज्यादातर इलाका जो है और उसमें इन्फ्लुएंस जो है वो ईरान का है। अब ईरान के साथ इराक है, इराक के साथ जमीन जो लगती है, अगर जमीनी रास्ते की बात करें तो सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब अपने आप को थ्रेटन फील कर रहा है। यही वजह है कि सऊदी अरब की जानिब से बजाते खुद इक़दाम करने की बजाय उसके लिए उन्होंने रुख किया यूएस का। और तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले की बात है कि शाह सुलेमान की जानिब से मुतालबा किया गया कि 2015 में जो एक मुआहदा किया गया था, जो परमानेंट मेंबर हैं यूएन के, उनकी जानिब से एक मुआहदा किया गया था ईरान के साथ, न्यूक्लियर ट्रीटी एक साइन की गई थी जिसमें पाबंदियां जो थी उनको कम किया गया था, लेकिन जो उनका न्यूक्लियर प्लांट था, न्यूक्लियर जो मामला थे उन तक एक्सेस के लिए उनके लिए वो एक एग्रीमेंट किया गया था। तो शाह सुलेमान की जानिब से सऊदी अरब की जानिब से एक प्रेशर बिल्ड किया गया और यूएस को फोर्स किया गया, एक तरह से उनके लिए उनके सामने मुतालबात रखे गए और कुछ ले और दे के मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि आप हमारा ये मामला तय करें, हम आपका दूसरे मामलात में मदद करेंगे। और वो मामलात ये थे कि इजराइल को दीगर जो अरब ममालिक हैं उनसे तस्लीम करवाना। तो इसके बदले में सऊदी अरब की जानिब से मुतालबा किया गया था कि ईरान के ऊपर मजीद पाबंदियां आयद की जाए। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2018 में इसके ऊपर उस ट्रीटी को उन्होंने आवाज बुलंद की और बोला कि हम उस ट्रीटी को खत्म कर रहे हैं और मजीद सख्त पाबंदियां जो हैं वो ईरान के ऊपर आयद की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि असल में वो की प्लेयर कौन सा है जो कि तमाम तर मामलात को, तमाम तर हालात को खत्म कर सकता है, जिससे सऊदी अरब इस तमाम तर सिचुएशन में बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा। अगर अभी की सिचुएशन देखें तो सऊदी अरब ने जिस तरह का स्टांस अपनाया इस्लामोफोबिया के ऊपर, तो मुस्लिम ममालिक और खास तौर पर मुसलमानों की जानिब से एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया कि जिस मामले में आपको लीड करना चाहिए था आपने उसमें मुसलमानों को लीड नहीं किया। तो एक बैकलैश जो है मुसलमानों की जानिब से सऊदी अरब को देखने में आ रहा है। अब जो बाइडन, जो कि हमने बताया कि 264 और तकरीबन 270 वोट चाहिए होते हैं और 6 वोट के साथ वो पीछे हैं और इसमें अनडाउटेडली वो अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। अब वो किस तरह खतरा हो सकते हैं? जो बाइडन जो हैं ये नायब सदर रह चुके हैं बाराक ओबामा के दौरे हुकूमत में, तकरीबन आज से 5 साल या 4 साल पहले। तो उस वक्त उनकी जानिब से जो पॉलिसीज अपनाई गई थी उनका एक अलग से नैरेटिव था। डोनाल्ड ट्रंप पूरे जोर लगा के इजराइल की हमायत करते हुए अरब ममालिक के साथ खड़े थे और बदले में ले एंड दे के एक तरीकाकार के ऊपर बातचीत चल रही थी। लेकिन जो बाइडन जो है उनका स्टांस जो है इस तमाम तर मामले के ऊपर बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब का सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि ईरान के ऊपर पाबंदियां आयद की जाए, ईरान के ऊपर मजीद सैंक्शंस आयद की जाए। लेकिन जब ये ट्रीटी साइन की जाती है बराक ओबामा के दौर में, तो उस वक्त जो शरायत थी, जो पाबंदियां थी, उनको नरम करने का अगर किसी ने मुतालबा किया था, किसी ने सजेशन दी थी, तो वो जो बाइडन थे, जो बाइडन की जानिब से ये सजेशन दी गई थी। और यही वजह है कि उनकी जानिब से इन मामला बाद में वो ट्रीटी साइन हुई, जिसको बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में खत्म किया है। इसमें ये मत समझिएगा कि ईरान की कुछ ज्यादा उनकी जानिब से हमायत की गई थी, क्योंकि जो बाइडन ने वो इस सेंस में की थी, जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हो तो उस एग्रीमेंट में आप उनका तरीक़ाकार, उनकी तंसीबात, उनके जो मामलात हैं उनको करीब से देखने का आपको मौका मिलता है। तो वो उसी टैक्टिक के तहत जो बाइडन की जानिब से इस हवाले से उन्होंने ये इक़दाम उठाया था। और अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो बाइडन की जानिब से कहा गया था कि वो खित्ते में जो तवाज़ुन है उसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और ख़ास
خاص طور پر ایران کے حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایران کے اوپر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جو ایک اقدام اٹھایا گیا ہے جس کی دیگر جو پرماننٹ ممبر ہیں UN سیکیورٹی کونسل کے، ان کی جانب سے مخالفت کی گئی تھی، اور خاص طور پر جب یہ ٹریٹی سائن ہوئی تھی تو اس میں یورپی یونین جو تھی اس کو بھی انکلوڈ کیا گیا تھا۔ تو ان تمام تر ممالک کی جانب سے اس ایکٹ کی، اس اقدام کی مخالفت کی گئی تھی کہ جس میں اکیلے US کی جانب سے اس تمام تر جو ایکٹ تھا، جو ایک ٹریٹی تھی، اس کو توڑا گیا اور وہاں پر ان کی جانب سے الگ سے پابندیاں عائد کی گئی۔ تو یہ مخالفت ان کی جانب سے سامنے آئی تھی۔ تو اس کے اوپر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ میں اگر پریزیڈنٹ بنتا ہوں تو میں وہ پرانی ٹریٹی جو ہے، جو باراک اوباما کے دور میں ہم نے سائن کی تھی، جو ایک ایگریمنٹ کیا تھا ہم نے ایران کے ساتھ، اس کو میں بحال کر دوں گا۔ تو مطلب اس کا یہ نکلا کہ جن مطالبات کے ذریعے سعودی عرب نے مطالبہ کر کے US کو مجبور کیا یا US کو قائل کیا کہ وہ ایران کے اوپر پابندیاں لگائے، تو وہ پابندیاں اب ختم ہونے جا رہی ہیں، وہ پابندیاں اب مزید نرم ہوں گی۔ تو اس میں ایسے کہہ لیں کہ ایک جو کمپین چلائی جا رہی تھی جس کو مکمل طور پر سپورٹ کیا جا رہا تھا، عرب ملک کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی سائن کی جا رہی تھی، اس میں ایک بڑا دھچکا لگے گا خاص طور پر اسرائیل کو اور US کو، اور اس سے بڑا دھچکا لگے گا سعودی عرب کو، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنی الیکشن کمپین میں کہا گیا تھا کہ 6 اور ممالک ہیں جو کہ عنقریب شامل ہو جائیں گے اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں کی لائن میں۔ لیکن جو بائیڈن کے آنے کے ساتھ ہی یہ معاملات ہمیں تھوڑا سا پیچھے جاتے نظر آئیں گے، کیونکہ ایک پرسیپشن ہے، جس طرح ہمارے ادھر پرسیپشن ہے کہ فلاں بندہ جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، فلاں بندہ جو ہے وہ اپنے ووٹ سے آیا، تو اسی طرح ابھی وہاں پر پرسیپشن یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ آگے آئے ہیں، اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو جو یہودی لابی تھی اس کی بہت بڑی سپورٹ تھی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی لابی جو ہے امریکہ میں سب سے سٹرونگ قسم کی لابی سمجھی جاتی ہے، اور جو الزامات عائد کیے گئے تھے جب ڈونلڈ ٹرمپ پہلی مرتبہ صدر بنے تو اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ ان کو لانے میں اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ تو اس کا اعتراف تو نہیں کیا گیا، لیکن اس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کے اقدامات کیے گئے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اسرائیل کو جتنی فیورز دی گئی اور جس طرح یروشلم کو ان کا دارالحکومت تسلیم کیا گیا، تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے پیچھے یہودی لابی موجود تھی، اور ابھی بھی کوشش کی گئی، لیکن جو بائیڈن ہمیں واضح برتری کے ساتھ وہاں پر جیتتے نظر آتے ہیں۔ اب جو بائیڈن آ کر وہ پرانی ٹریٹی جو ہے اس کو بحال کرتے ہیں، تو سعودی عرب کا جو درینہ مطالبہ تھا، جو لے اینڈ دے کے معاملات طے پائے تھے، اس میں ان کو یہ مطالبات نہیں منظور ہوں گے، تو ان کے لیے ان ممالک کو جو کہ اگلی لائن میں موجود تھے عرب ورلڈ کے، ان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کروانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے میں اس وقت جب ترکی ایک لیڈر کے طور پر سامنے آیا ہے، ترکی اپنی لیڈرشپ کو دوبارہ سے ری گین کرنے کی پوزیشن میں ہے اور کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ میں ٹف ٹائم دے رہا ہے ایران، تو ایسے میں سعودی عرب اپنے آپ کو بالکل اکیلا محسوس کرے گا اگر جو بائیڈن اپنی اسی پالیسی پر آتے ہیں جو کہ اس سے پہلے وہ اپنے الیکشن کمپین میں جس کا اعلان کر چکے ہیں۔ تو آنے والے وقت میں سعودی عرب کے لیے کافی مشکلات ہم دیکھ رہے ہیں، اگرچہ مسلمانوں کے لیے اور مسلمان ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ان کی جانب سے حال ہی میں اپنے کفالت سسٹم میں تبدیلی کی گئی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں وہ بہت زیادہ کوئی مارجن حاصل کر سکیں گے، مسلمانوں کی بہت زیادہ کوئی فیور ان کو مل سکے گی۔ ان کے جو سینٹیمنٹ جو ہرٹ کیے انہوں نے اس تمام تر معاملے میں وہ سب کے سامنے ہے، ان کا جو ایک دوگلا پن تھا، جو ایک ڈبل رول انہوں نے پلے کیا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو آنے والے وقت میں جس طرف حالات جا رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب ہمیں آئزولیشن کی جانب جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس میں پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہے کہ پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور کیونکہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو سعودی عرب نے US کے ساتھ معاملات خراب ہوتے ہیں تو اپنی سیکیورٹی کے معاملات کو لے کر سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کی طرف دیکھتا ہے۔ تو پاکستان وہ ایک جو ڈیمانڈنگ پوزیشن میں سعودی عرب تھا، اور جو معاملات خراب ہوئے تھے ان کو دوبارہ سے ہم مکمل لاتعلق تو نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم معاملات کو تھوڑا سا بیلنسنگ پوزیشن میں لا سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی پاکستان کے لیے بھی اس تمام تر معاملے میں ایک اپرچونٹی ہے۔ اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے اس تمام تر معاملات سے ان سے کس طرح ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آنے والے وقت میں ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ سعودی عرب کہاں کھڑا ہوتا ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، اور جو بائیڈن
آके अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको किस तरीके से लेकर चलेंगे, क्या वो स्टेट की पॉलिसी पे चलेंगे या फिर अपनी पॉलिसी को जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत हद तक अपनी पॉलिसीज को लागू करने की कोशिश की उनके ऊपर रहेंगे। और इसके अलावा अगली एक वीडियो में हम ये भी जिक्र करेंगे कि जो बाइडेन किस तरीके से अरब वर्ल्ड को असरअंदाज कर सकते हैं, किस तरह से खित्ते में एक पार का जो बैलेंस है जो कि शिफ्ट होता नजर आ रहा था वो हमें दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन पे जाता या ईरान और तुर्की की फेवर में जाता हुआ हमें आने वाले वक्त में नजर आएगा। तो जो बाइडेन की जो पॉलिसीज होंगी अरब वर्ल्ड को लेकर, खास तौर पे सऊदी अरब को लेकर और ईरान को लेकर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।